हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कैविटीज़ इन कंडक्टर्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कंडक्टर को अगर हम चार्ज देते हैं तो उसका सारा चार्ज कहाँ चला जाता है, उसका सारा चार्ज उसकी सरफेस पे चला जाता है। यानी कि कंडक्टर जो होता है वो सारा चार्ज सरफेस पे लाकर उसके पास जो रो की वैल्यू होती है, दैट इज़ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वो ज़ीरो हो जाती है, राइट। और उसके पास केवल सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन होती है। उसी के साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर के सरफेसेस आर इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि उसके सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है, राइट। और इसी के साथ ये भी ऐड किया था कि कंडक्टर के सरफेस पे नहीं बल्कि हर एक पॉइंट पे, चाहे वो अंदर हो बाहर हो कहीं पे भी हो, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ कंडक्टर इज एट सेम पोटेंशियल, राइट। उसी के साथ हमने एक और चीज़ डिस्कस किया था कि कंडक्टर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कंडक्टर के सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। ये यहाँ से आया था कि कंडक्टर का सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, और साथ ही हमने डिस्कस किया था कि अगर सरफेसेस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। कल हमने ये भी बताया था आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है तो उस समय हम इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज डेंसिटी और टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, या फिर अगर चार्ज डेंसिटी दी है तो उससे हम पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। ये हमने लास्ट लेक्चर में एक टेबल बनवाई थी आपसे। वो टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको उसको हमेशा ध्यान रखना है, ओके। लास्ट लेक्चर में आपको हमने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया था। वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है द पोटेंशियल ऑफ ए स्पेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय, यहाँ पे आपको क्या गिवन है, पोटेंशियल गिवन है। पोटेंशियल आपको गिवन है दैट V इज इक्वल टू दिस वैल्यू V0 बाई 2 3 माइनस स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर फॉर r इज लेस देन इक्वल टू r, एंड ये दिया है फॉर r इज ग्रेटर देन r। हमें फाइंड आउट करना है वेयर V0 एंड R आर कांस्टेंट और स्पेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम भी उसने क्लियर कर दिया कि जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम हम ले रहे होंगे वो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। ऑब्टेन द कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमें निकालना है कि कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। V गिवन है, E निकालना है। तो अगर V गिवन है और हमें क्या निकालना है, E निकालना है, तो क्या फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ V। उसके बाद हमने निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन। निकालने के बाद निकालना है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आपको क्या निकालना है, रो निकालना है, राइट। रो आप कैसे निकालेंगे, रो इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डाइवर्जेंस ऑफ E। आपको पता होगा ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला गॉस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म है, राइट। और उसके बाद टोटल चार्ज ऑन स्फीयर, सिंपली रो को हम क्या कर देते हैं, टोटल चार्ज निकालना है तो रो को हमें क्या करना है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन। तो मैप आपके सामने है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट करते हैं, फॉर r इज लेस देन r, यानी कि इनसाइड की बात करते हैं, ओके। ये वाला हम लेते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए E फाइंड आउट करेंगे। तो पहली चीज हमें फाइंड आउट करनी है E क्या होगा हमारे पास, माइनस ग्रेडियंट ऑफ V, राइट। अब यहाँ पे देखिए V इज द फंक्शन ऑफ R ओनली। अगर V इज द फंक्शन ऑफ R ओनली, देन ग्रेडियंट ऑफ V को हम कैसे लिख सकते हैं, सिंपली डेल V ओवर डेल R R कैप। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, राइट। तो अब हम उसी को कर लेंगे। तो इस केस में R इज लेस देन R के लिए V की वैल्यू ये होगी, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, सिंपली माइनस डेल ओवर डेल R, और ये आ जाएगा V0 बाई 2 3 माइनस R स्क्वायर बाई कैपिटल R स्क्वायर, और ये आ जाएगा R कैप, ओके। तो यहाँ से हम E की वैल्यू निकाल सकते हैं। E की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, E की वैल्यू आ जाएगी माइनस V0 बाई 2, तो कोफिशिएंट है वो यहीं रहेगा। देखिए 3 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, तो माइनस 2R अपॉन R स्क्वायर, और ये आ जाएगा R कैप। तो इसको 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास E की वैल्यू आ गई, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये E जो है ये इनसाइड का है। तो ये E है जो इनसाइड है, तो इसको E इन हम लिख सकते हैं, E इन हो जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ जाएगा V0 अपॉन R स्क्वायर R टाइम्स R कैप, ओके। तो ये आपका E इन का फॉर्मूला आ गया। इसी में आपको कैलकुलेट करना था E आउट। तो E आउट कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, E आउट
तो ई आउट कैसे आ जाएगा? देखिए जब ई इन था तो वी इन लेना पड़ा था, ये वाला वी इन है, राइट, ये वाला वी इन है, ये वाला हम क्या लिख सकते हैं इसको? वी आउट, क्योंकि आर से बड़ा है तो वी आउट लिख सकते हैं। वी आउट की वैल्यू क्या है? वी नॉट आर अपॉन स्मॉल आर। सो ये आ जाएगा माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी आउट, करेक्ट है। तो ये आ जाएगा माइनस डेल ओवर डेल आर, वी आउट क्या हो जाएगा? वी नॉट आर अपॉन स्मॉल आर, करेक्ट है, और ये आ जाएगा आर कैप। ओके चलिए, सो ई आउट क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से? दैट विल बी वी नॉट आर, और 1 अपॉन आर का क्या होता है? -1 ओवर आर स्क्वायर, लेकिन माइनस साइन ऑलरेडी यहाँ पे है तो कितना आ जाएगा? 1 अपॉन आर स्क्वायर, और ये आर कैप। तो हम सिंपली ई आउट को लिख सकते हैं, ई आउट इज इक्वल टू वी नॉट आर अपॉन आर स्क्वायर टाइम्स आर कैप। ओके, आई थिंक इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। सो ये हमारा ई इन आ गया है और ये ई आउट आ गया होगा। होपफुली आपका आंसर आ गया होगा, यही आंसर है, चेक कर लीजिए। अब हमें दूसरी चीज क्या निकालनी थी इस क्वेश्चन में? हमें निकालना था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेकंड जो था हमारे पास, सेकंड था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम यहां से रो इन लिखेंगे, रो इन हो जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट डाइवर्जेंस ऑफ ई, और जो कि इनसाइड का है तो ई इन लिख लेंगे, राइट है। अब ई इन जब हम लिखेंगे तो डाइवर्जेंस का फॉर्मूला स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में लिखना पड़ेगा, दैट इज 1 बाई आर स्क्वायर साइन थीटा, 1 बाई एफ जी एच, और क्या होता है? डेल ओवर डेल आर, राइट, और जी एच मतलब आर स्क्वायर साइन थीटा। ओके, और यहाँ पे क्या आएगा? ई आर मतलब आर कैप का जो कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे आर कैप का कोफिशिएंट क्या है? वी नॉट बाई आर स्क्वायर इंटू आर। तो ये आ जाएगा वी नॉट बाई आर स्क्वायर इंटू आर। ओके, ये हमारे पास आ जाएगा, प्लस बाकी डेल ओवर डेल थीटा जो होगा वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ई के पास आर कैप वाले ही कंपोनेंट है, और डेल ओवर डेल फाई वाला है वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि उसके पास फाई वाला कंपोनेंट है ही नहीं। तो ये हमारे पास डाइवर्जेंस का फॉर्मूला आ गया, करेक्ट है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा आंसर यहाँ से? एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा 1 बाई आर स्क्वायर साइन थीटा। ध्यान से देखिए, साइन थीटा वी नॉट आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, क्योंकि डेल ओवर डेल आर है, तो हम बाहर लिख लेंगे साइन थीटा वी नॉट बाई आर स्क्वायर, सब बाहर आ जाएगा। क्या बचेगा? डेल ओवर डेल आर, ये आर स्क्वायर है, ये आर है, दैट इज आर क्यूब, तो कितना आ गया? 3r स्क्वायर। डिफरेंशिएट करने पे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो रो इन हमारे पास क्या आ गया? रो इन आ गया हमारे पास, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट वी नॉट बाई आर स्क्वायर। ओके, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ओके, नाउ नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या आएगी? दैट इज रो आउट। तो ये यहाँ पे हमने रो इन निकाल लिया, अब रो आउट की बारी है। तो रो आउट क्या आएगा? चार्ज डेंसिटी आउटसाइड कितनी आ जाएगी, वो कैसे निकालेंगे? सिंपली एप्सिलॉन नॉट डाइवर्जेंस ऑफ ई आउटसाइड, करेक्ट है। अब डाइवर्जेंस ऑफ ई आउटसाइड, तो ई आउटसाइड का फॉर्मूला ये है, तो ई आउटसाइड है वी नॉट आर अपॉन आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट डाइवर्जेंस ऑफ वी नॉट आर ओवर आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर कैप आ जाएगा, करेक्ट है। यही आ गया हमारे पास। अब देखिए आउटसाइड मतलब आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर, करेक्ट है। ये आउटसाइड है, ये आर इज ग्रेटर देन आर, ध्यान रखिएगा इस लिमिट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम आने वाली है यहाँ पे। तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल आर बाहर आ जाएगा, वी नॉट भी बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा? डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप बाई आर स्क्वायर। इफ यू रिमेंबर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो ये रिलेशन क्या होता है? डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप ओवर आर स्क्वायर। हमने बताया था आपको वेक्टर में, वेक्टर अलजेब्रा में 4 पाई डेल क्यूब आर, राइट। सो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट आर वी नॉट, ये क्या आ जाएगा? 4 पाई डेल क्यूब आर। बट ध्यान रखिए आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। अब देखिए ये डेल क्यूब आर कैसे डिफाइन होता है? डेल क्यूब आर होगा इंफिनिटी फॉर आर इज इक्वल टू 0। कहां पे? जहां पे इसका 0 निकलेगा। 0 कैसे निकालेंगे? जो ये ब्रैकेट के अंदर है इसको 0 के इक्वल रखो, तो इसका 0 आ गया 0,
तो उस पॉइंट पे ये इंफिनिटी होगा और बाकी सारे पॉइंट्स पे क्या होगा, जीरो होगा यार, इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये जीरो है इस पर्टिकुलर आर का। सो इस पॉइंट पे जीरो है। अब देखिए ये जो हम लिख रहे हैं ये एक्सप्रेशन वो आर इज ग्रेटर देन आर के लिए लिख रहे हैं, लेकिन आर इज ग्रेटर देन आर मतलब क्या हो गया, आर इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर आर इज नॉट इक्वल टू जीरो देन डेल क्यूब आर कितना है उस पे, जीरो, तो ये पूरी वैल्यू कितनी आ गई, जीरो, तो रो आउट कितनी आ गई आपके पास, जीरो। ओके, आई होप ये चीज आपके समझ में आ गई होगी कि ये डेफिनेशन अगर आपको नहीं पता है तो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए आपके लिए वेक्टर अलजेब्रा, वेक्टर कैलकुलस सबसे पहले वो देख लेना बहुत जरूरी है, उसकी लेक्चर सीरीज ऑलरेडी चैनल पे है। सो इस तरीके से हमने इनसाइड का चार्ज डेंसिटी निकाल दिया और ये इसी तरीके से हमने आउटसाइड का चार्ज डेंसिटी निकाल दिया जो कि जीरो है। ओके, थर्ड हमें कैलकुलेट करना है टोटल चार्ज, टोटल चार्ज ऑन स्फीयर। तो अगर टोटल चार्ज ऑन स्फीयर की बात करें तो अगर स्फीयर होगा तो इसका रो इन हमें पता है, रो आउट तो कितना है, जीरो। हमें तो ये वाला चार्ज चाहिए जो इसके अंदर है, तो ये चार्ज कैसे निकालेंगे हम, Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो dV। बात ये है कि ये रो कौन सा वाला होगा, क्योंकि हमें ये वाला चार्ज चाहिए जिसको हम क्या लिख रहे हैं, रो इन लिख रहे हैं, तो वो चार्ज क्या हो जाएगा हमारे पास, चार्ज डेंसिटी रो इन, सो दैट विल बी टोटल चार्ज। आई होप सबकी समझ में आ गई होगी ये बात। तो रखिए रो इन की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, ये आई थी 3 एप्सिलॉन नॉट वी नॉट अपॉन आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट वी नॉट अपॉन आर स्क्वायर। और डीवी की वैल्यू क्या होती है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी थीटा डी फाइव। आई थिंक अभी इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होगी। देखिए 3 एप्सिलॉन नॉट वी नॉट अपॉन आर स्क्वायर इज कांस्टेंट थिंग्स, सो वो बाहर आ जाएंगी, करेक्ट है। अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर डी आर, ये बचेगा साइन थीटा डी थीटा, और ये क्या बचेगा, डी फाइव। स्फीयर के लिए फाई की लिमिट 0 से 2 पाई, थीटा की लिमिट 0 से पाई, और आर की लिमिट 0 से कैपिटल आर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको पता है ये आंसर कितना आने वाला है, टोटल 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि ये किसका वॉल्यूम है, स्फीयर का वॉल्यूम है, तो इतना ही आएगा। आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, कर लीजिएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट वी नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा 4/3 पाई आर कैपिटल क्यूब। इससे ये पावर कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 एप्सिलॉन नॉट वी नॉट पाई and that is R. So this is total charge, correct? This is total charge of this sphere. So I think आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रॉब्लम को हमने कैसे डील करना था। अब हम चलेंगे अपने नए टॉपिक पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको जरूर अच्छे से समझिए। कैविटी इनसाइड ए कंडक्टर, कैविटी inside a conductor। इस पे बेस्ड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर आपको ये अच्छे से समझ में आता है तो आप उन प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो कैविटी का मतलब क्या होता है कि कोई कंडक्टर है, उसके अंदर से कुछ पार्ट हमने निकाल दिया तो वहां पे वो खाली बच गया, तो दैट पार्ट इज कॉल्ड कैविटी। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई कंडक्टर है, ये हमारे पास कोई कंडक्टर है और इसमें से हमने कुछ हिस्सा निकाल लिया, राइट, अंदर से कुछ हिस्सा निकाल दिया, सो ये हमारी कैविटी हो गई, राइट। तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये पार्ट हमने कंडक्टर से निकाल दिया, तो ये हमारी क्या हो गई, कैविटी हो गई, ठीक है। अब इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ध्यान से देखिए। कैविटी की प्रॉपर्टी नंबर 1 होती है, लेट्स से हमने कैविटी के अंदर कितना चार्ज रखा, +Q चार्ज रखा। अब ध्यान से समझिए, कंडक्टर के पास अभी कुछ नहीं है, इस चीज को आपको समझना है। देखिए इस चीज को आप हमेशा लिख नहीं सकते, आप अगर समझ गए तो आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर +Q चार्ज हमने कैविटी के अंदर रखा तो अब क्या होने वाला, बाकी कहीं कोई चार्ज नहीं है, कंडक्टर पूरी तरीके से न्यूट्रल था, राइट, और कैविटी के अंदर किसी तरीके से हमने +Q चार्ज इंजेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे ये +Q चार्ज है, तो क्या होने वाला है, देखिए ये 100% श्योर रहेगा
कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस कंडक्टर विल ऑलवेज बी जीरो, राइट। ये 100% श्योर रहेगा। तो ये कैसा पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल होगा, ध्यान से देखिए। जैसे ही दिखेगा कि ये Q है, कंडक्टर में क्या होगा, कंडक्टर में जैसे ये Q इधर को जाएंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ हैं, ओके। तो कंडक्टर के जो फ्री चार्जेज है, बिकॉज अभी तक वो खाली बैठे थे, राइट, उनको पता चला कोई चार्ज प्लस चार्ज आ गया, तो कंडक्टर के जो फ्री चार्जेस हैं वो उसकी तरफ रश करेंगे, राइट, रश करेंगे। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इधर की तरफ कौन से आएंगे, इस कैविटी सरफेस पे नेगेटिव चार्जेज आ जाएंगे। बट ये नेगेटिव चार्जेज आए कहां से, राइट, ये कहीं से तो आए होंगे, क्योंकि कंडक्टर के पास तो पहले न्यूट्रल था, उसके पास तो अपना कोई चार्ज ही नहीं है, उसके पास कुछ भी चार्ज नहीं है। तो उस केस में ये नेगेटिव चार्जेस कहां से आए, कंडक्टर से, क्योंकि कंडक्टर के पास फ्री चार्जेज होते हैं, राइट। आई एम नॉट सेइंग कि वो चार्ज होता है, देखिए चार्ज तब होगा जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बैलेंस नहीं होंगे, लेकिन फ्री चार्ज का मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर का वो मूव कर सकता है, तब भी वो न्यूट्रल ही रहेगा लेकिन मूव कर सकता है। अब देखिए ये कैविटी पे आके चिपक जाएंगे, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड ने इनको अट्रैक्ट किया, ओके। अब देखिए जैसे ही यहां पे ये फील्ड में आके चिपकेंगे, वैसे ही कंडक्टर में यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ओके। हम इसको दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं, कैसे, इसको हम इस तरीके से ले सकते हैं, अगर हमारे पास ये कंडक्टर है, ओके, और हमने इसमें ये कैविटी बनाई और ये प्लस Q चार्ज है, तो इस प्लस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को होगा। ध्यान से देखिए, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के थ्रू बना रहा हूं, इस चीज को आप ध्यान से समझिएगा, ये जस्ट आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। अब होगा क्या, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर को जा रही हैं, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर को है, तो अगर मैंने यहां पे इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो वो इधर की तरफ मूव करेगा, उस पर इधर की तरफ फोर्स लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ओके। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ जा रही थी, तो क्योंकि कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं है, तो उस फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, किधर को, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि कंडक्टर के जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब इधर आना शुरू कर देंगे, राइट। और जो कंडक्टर के पॉजिटिव पोल्स हैं, या हम बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज है, वो समहाउ ऐसा लगेगा रिलेटिव मोशन से कि वो इधर को जाना शुरू कर दिए, राइट, क्योंकि उन पे रिपल्सन लगेगा, रिपल्सिव फोर्सेज। और ये मोशन कब तक होता रहेगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज यहां पे इकट्ठे होते रहेंगे, पॉजिटिव चार्ज सरफेस पे जाते रहेंगे, ये कब तक होता रहेगा इस केस में, जब तक कि अंदर, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर, वो जीरो ना हो जाए। ये कैसे होगा, देखिए इस चार्ज की वजह से बाहर की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जब पॉजिटिव चार्ज सरफेस पे आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज यहां पे आ गया, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड भी डेवलप हो जाएगा, ये देखिए, राइट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, जो चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको जब तक न्यूट्रलाइज नहीं करेगा तब तक ये चार्ज मूव होते रहेंगे, और जैसे ही ये मूव हो जाएंगे और जैसे ही ये न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे को, वैसे ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आप ध्यान से समझिए। अब इसको इस तरीके से लेते हैं कि अगर मैं बात करूं कि आपके पास कोई कैविटी प्रॉब्लम गिवन है, ये हमारे पास है, कोई कैविटी है और पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो इसकी सरफेस पे, यहां पे कैविटी की सरफेस पे कितना चार्ज आ जाएगा, -Q चार्ज डेवलप हो जाएगा, और इसकी यहां सरफेस पे कितना चार्ज डेवलप हो जाएगा, +Q चार्ज डेवलप हो जाएगा, ओके। इसकी इस सरफेस पे कितना चार्ज डेवलप हो जाएगा, +Q चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्लियर है इतना। ये क्यों हुआ, सो दैट कंडक्टर के अंदर अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाए, जीरो हो जाए, क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो रहेगा जहां जहां कंडक्टर है। लेकिन तो अगर मैं पूछूं कि कैविटी के अंदर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहां पे पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, 1/4πε0 Q/r², राइट, कोई भी चार्ज हो सकता है r²। लेकिन अगर मैं पूछूं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो देखिए इस पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे, तो अब अगर गॉसियन सरफेस बनाए, तो मेरे को बताइए नेट चार्ज कितना इंक्लोज है गॉसियन सरफेस से,
क्यू चार्ज तो कैविटी का हो गया और माइनस क्यू चार्ज जो कैविटी की सरफेस पे आ गया, तो टोटल चार्ज कितना हो गया 0। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू विल बी 0, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, यानी कि कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पे, इवन दो कैविटी के अंदर चार्ज है, कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पे अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0 होगा, राइट। तो चलिए समराइज करते हैं कि अगर हमारे पास ये कंडक्टर है, उसमें ये कैविटी है, राइट, और ये हमने दूसरी कैविटी ले ली, तो इसको प्रैक्टिस प्रॉब्लम की तरह लेते हैं। इसमें QA चार्ज है, इसमें QB चार्ज है, राइट, और इसमें कुछ भी चार्ज नहीं है, 3 कैविटी हमने ले ली, और इसमें लेट्स से माइनस QB चार्ज है। तो चलिए क्या होगा, इसकी सरफेस पे कैसा चार्ज अट्रैक्ट होगा, माइनस चार्ज अट्रैक्ट हो जाएगा कैविटी की सरफेस पे, राइट। यहां पे E इज नॉट इक्वल टू 0, अंदर कैविटी के अंदर क्योंकि चार्ज है तो E इज नॉट इक्वल टू 0, वहां पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। यहां पे चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो इसकी सरफेस पे कैसा अट्रैक्ट हो जाएगा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। तो मुझे बताइए इस सरफेस पे कितना चार्ज होगा। देखिए इसकी सरफेस पे होगा माइनस QA, इसकी सरफेस पे होगा प्लस QB, क्योंकि एग्जैक्टली अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट होगा, राइट। तो इसकी सरफेस पे कितना चार्ज अट्रैक्ट होगा, क्योंकि कंडक्टर अपने आप में क्या था, न्यूट्रल था, तो लेट्स से Q चार्ज अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये चार्ज भी कंडक्टर से ही आया है, ये चार्ज भी कंडक्टर से ही आया है, और ये चार्ज भी कंडक्टर से ही आएगा, और चूंकि कंडक्टर अपने आप में न्यूट्रल है, यानी कि क्या हो जाएगा Q प्लस QB माइनस QA इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 0, यानी कि इस चार्ज को इस वाले चार्ज को इस वाले चार्ज को इस वाले चार्ज को ऐड करें तो सबका सम कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो यहां से हम Q की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, Q की वैल्यू आ जाएगी QA माइनस QB, ओके। तो यहां Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली QA माइनस QB, जो नेट चार्ज इसकी सरफेस पे रिफ्लेक्ट होगा, ओके। इसको हम शॉर्ट तरीके से भी लिख सकते हैं, जो कैविटी के अंदर के चार्ज है उनको सम कर दो, वही सरफेस पे रिफ्लेक्ट होगा। देखिए कैविटी के अंदर QA था, यहाँ पे QB माइनस QB था, उनको सम कर दिया, वही सरफेस पे रिफ्लेक्ट होगा, बाहर आउटर सरफेस पे वही रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। आप इस तरीके से इसको ध्यान रख सकते हैं। अब मैं पूछूंगा कि इस कैविटी के अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इसके अंदर भी नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मैं पूछूंगा यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, चूंकि अब ये कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा 0 होगा। बिना सोचे समझे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आप 0 लिख सकते हैं। इसके अंदर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा या नहीं होगा। देखिए इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहां नहीं आएगा, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहां नहीं आएगा, यानी कि एक कैविटी दूसरे कैविटी को अफेक्ट नहीं करेगी, यानी कि इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि इस कैविटी के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, राइट। तो यहां पे हम लिख सकते हैं वन कैविटी डज नॉट अफेक्ट द अदर वन, राइट। इसका मतलब है कि एक कैविटी के अंदर जो चार्ज है वो दूसरे कैविटी के अंदर जो चार्ज है उसके साथ उसका कोई लेना देना नहीं, राइट। बोथ आर इंडिपेंडेंट, राइट। कितना भी नंबर ऑफ कैविटीज होने दो, सबके सब क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। जब हम इस प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे और समझेंगे बाद में तो आपको ये बात समझ में आने लगेगी, और इस पे बेस्ड बहुत सारे एग्जाम्पल हम करेंगे, वहां पे आपका और कंसेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर होगा। लेकिन आपको कैविटी के बारे में इतना बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जो हमने यहाँ पे फिगर को यूज करते हुए आपको समझाया वो आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, चार्ज क्यों इंड्यूस हुआ, उसकी सरफेस पे अपोजिट चार्ज क्यों इंड्यूस हुआ, क्योंकि फ्री चार्जेस होते हैं कंडक्टर के पास। और एक कंडीशन होती है जिसको फुलफिल करने के लिए सारे रीअरेंजमेंट होते हैं चार्जेस के, कि जो कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए, ओके, करेक्ट है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यहां पे हमारे पास कोई कंडक्टर है और इसमें हमारे पास कैविटीज हैं, लेट्स से Q1 माइनस Q2, लेट्स से Q3 एंड लेट्स से Q4। अब मैंने पूछा इसके सरफेस पे कितना चार्ज अपीयर होगा, तो कितना चार्ज अपीयर होगा, अभी मैंने बताया था आपको कैविटी के अंदर जो जो चार्जेज है उनका सम कर दो, तो यहाँ पे सरफेस पे अपीयर होने वाला है Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, ओके। तो इतना चार्ज इस सरफेस पे अपीयर होगा, ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए। अब इसके सरफेस पे कितना चार्ज अपीयर होगा, तो वो होगा माइनस Q1, क्योंकि ये प्लस Q1 है तो उसको घेर के कितने बैठेंगे, जस्ट अपोजिट, राइट,
क्योंकि उतने ही उसकी तरफ अट्रैक्ट हो पाएंगे। इस माइनस Q2 के चारों तरफ कितने बैठे होंगे, पॉजिटिव के बैठे होंगे, राइट। तो प्लस का Q2 बैठा होगा उसके चारों तरफ, क्योंकि अंदर नेगेटिव है तो ये बाहर पॉजिटिव। ये Q3 तो इसके चारों तरफ माइनस का बैठे होगा, कितना अमाउंट, माइनस Q3, राइट। और इसके चारों तरफ क्या बैठा होगा, माइनस का बैठा होगा, ओके। तो ये आ जाएगा माइनस का Q4, करेक्ट है। सो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बोलूं इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा कंडक्टर के अंदर, तो कितना होगा, 0 होगा। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होगा, किसी भी कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होगा। अब मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाट इज फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q4। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में व्हाट इज फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q4। देखिए, कोई भी चार्ज Q1 इस Q2 पे फोर्स इसलिए लगाता है क्योंकि Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे E1 होता है, और तब जो फोर्स लगता है वो लगता है Q2 E1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, करेक्ट है। इस पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसकी वजह से Q2 पे फोर्स लगेगा। अब यहां पे क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q4। नाउ टेल मी, Q4 पे जो फोर्स लगेगा Q3 की वजह से, वो लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि Q3 का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तो पहुंचने नहीं वाला है, क्योंकि Q3 का इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक कन्फाइंड है, इस कैविटी के अंदर तक कन्फाइंड है, उसके बाहर तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं। तो इसलिए Q3 की वजह से Q4 पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 0। बट यहां पे अगर मैंने रख दिया Q5, सो व्हाट विल बी द फोर्स, व्हाट इज फोर्स ऑन Q4 ड्यू टू Q5। अब Q4 पे Q5 की वजह से फोर्स लगेगा, यस, क्योंकि इसके अंदर तो Q4 का इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, राइट, नॉन जीरो है, तो सेम कैविटी के अंदर है तो ऑब्वियसली फोर्स लगाएंगे। लेकिन अलग अलग कैविटी के अंदर है तो वो एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगाएंगे। यही यहाँ पे लिखा हुआ था दैट वन कैविटी डज नॉट अफेक्ट द अदर वन, राइट, और वन कैविटी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एग्जिस्टेंस ऑफ द अदर वन, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब Q4 Q5 पे फोर्स लगाएगा, और फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपली जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है 1/4πε0 Q4 Q5 डिवाइडेड बाय जो उनके बीच की डिस्टेंस होगी उसका स्क्वायर, ओके। सो इस तरीके से हम कैविटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो आई होप आपको काफी एक्सपीरियंस गेन हो गया होगा अभी तक कैविटी के बारे में। अब हम उस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे तो आपके कंसेप्ट और बेहतर तरीके से क्लियर होंगे। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सरसाइजेज हम कर रहे हैं, ये बेसिकली आपके कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए हम कर रहे हैं, राइट। इसलिए आप इनको फोकस करके देखिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दी बस इतना ही है। शायद आपके लिए कुछ बेहतर हो, उस प्रॉब्लम से निकलने वाला जो कंक्लूजन है शायद आपको नहीं पता हो, तो इसलिए आप देखते रहिए और समझते रहिए, ओके। सो अब कैविटी पे बेस्ड हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम है, टू स्पेरिकल कैविटीज ऑफ रेडियाई A and B are hollowed out from the interior of neutral conducting sphere of radius r। कोई conducting sphere है बोला, having radius r, कैपिटल R, ओके। सो इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल R है। इससे हमने दो कैविटीज निकाल दी, बोला A और B, A और B दो कैविटीज निकाल दी, स्पेरिकल कैविटीज, वो भी स्पेरिकल कैविटीज निकाल दी। तो अगर इससे हमने एक कैविटी ये निकाल दी, ये स्पेरिकल हो गई, और दूसरी हमने ये निकाल दी, ओके। सो दिस आर A एंड B ऑफ रेडियाई A एंड B। तो इसकी रेडियाई A है और इसकी रेडियाई B है, स्पेरिकल कैविटीज है, ओके। एट द सेंटर ऑफ ईच कैविटी पॉइंट चार्जेस QA एंड QB इज प्लेस्ड। तो हर एक कैविटी के सेंटर पे यहाँ पे QA रखा और यहाँ पे QB रखा है, करेक्ट है। अभी हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था, आर प्लेस फाइंड द सरफेस चार्जेस ऑफ QA और सिग्मा A, सिग्मा B एंड सिग्मा R। हमें तीनों की सरफेस चार्ज डेंसिटीज फाइंड आउट करनी है, ओके। सो क्या होगा,
अभी हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। सो यहाँ पे क्या होने वाला है बताइए, ये क्यू ए पॉजिटिव का है तो इसकी सरफेस पे क्या आने वाला है, कैसा चार्ज आने वाला है, नेगेटिव चार्ज आने वाला है, करेक्ट है। इसकी सरफेस पे आने वाला है नेगेटिव चार्ज, और कितना होगा उसका अमाउंट, माइनस क्यू ए। ऐसे ही इसकी सरफेस पे कितना चार्ज आने वाला है, इसकी सरफेस पे आने वाला है क्यू बी, माइनस क्यू बी चार्ज, तो ये आ जाएगा माइनस क्यू बी चार्ज। अब मेरे को ये बताइए इसकी सरफेस पे कितना चार्ज आएगा, तो इसकी सरफेस पे पॉजिटिव का चार्ज आएगा, कितना चार्ज आएगा बताइए। सो आप दो तरीके से इस चीज को समझ सकते हैं। आई होप सबने आंसर दे दिया होगा अभी तक। आप इसको दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि कंडक्टर जो था उसके पास इनिशियली कोई चार्ज नहीं था, राइट है, और इनिशियली जीरो चार्ज था, उसने कहीं से लाके माइनस क्यू ए चार्ज इधर दे दिया, माइनस क्यू बी चार्ज इधर दे दिया, तो अब उसके पास इधर कितना बचेगा, सो दैट उसका अभी भी न्यूट्रल ही है, कहीं से एक्सटर्नल उसे चार्ज नहीं मिला है, तो अभी कितना हो जाएगा, क्यू ए प्लस क्यू बी चार्ज उसका सरफेस पे होना चाहिए, क्योंकि तभी इसका सम और इसका सम मिला के जीरो आएगा। या दूसरी तरीके से हमने आपको बताया था, कैविटी के अंदर जो भी चार्जेज है उनका सम कर दो, वो सरफेस का चार्ज आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो पहला आंसर हमें देना है सिग्मा ए का। तो सिग्मा ए क्या होगा, चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ कैविटी ए। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। तो चार्ज कितना है इसका बताइए, इसके सरफेस पे कितना चार्ज है, माइनस क्यू ए डिवाइडेड बाय एरिया कितना है, 4 पाई ए स्क्वायर। क्लियर है। सिग्मा बी कितना आ जाएगा, सिग्मा बी यानी कि बी वाली कैविटी की सरफेस पे कितना चार्ज है, माइनस क्यू बी डिवाइडेड बाय, ओके, डिवाइडेड बाय 4 पाई बी स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ बी कैविटी। और सिग्मा आर कितना आ जाएगा हमारे पास, टोटल चार्ज ऑन स्फीयर सरफेस। स्फीयर सरफेस पे टोटल चार्ज कितना है, क्यू ए प्लस क्यू बी डिवाइडेड बाय, और एरिया कितना हो जाएगा स्फीयर का, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब हमें सेकंड फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर। आउटसाइड कंडक्टर कितना फील्ड होगा, देखिए सेकंड हमें आंसर करना है, इससे बाहर कितना फील्ड होगा किसी पॉइंट आर पे। तो हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे, राइट है। मैं पूरा स्फीयर नहीं बना रहा हूं, लेकिन आपको पता है यहाँ पे पूरा स्फीयर बन जाएगा, ओके। गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो गॉसियन सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट है। तो अब मुझे ये बताइए कितना फ्लक्स पास होगा यहाँ से, देखिए फ्लक्स इज इक्वल टू कितना होता है, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। बताइए क्यू एनक्लोज, कितना चार्ज एनक्लोज है गॉसियन सरफेस से, अगर मैं इसको ऐसा पूरा कर दूं तो गॉसियन सरफेस से कितना चार्ज एनक्लोज है, क्यू ए प्लस क्यू बी, और इन दोनों का सम आपस में जीरो, इन दोनों का सम आपस में जीरो, तो टोटल चार्ज कितना एनक्लोज्ड है, क्यू ए प्लस क्यू बी, करेक्ट है। तो यहां से हमारे पास ई की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए plus qb upon r square, that is r cap. So this will be the expression of electric field outside the conductor. ओके, सो जहां पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, देखिए अब आप गॉस लॉ के साथ काफी फेमिलियर हो जाने चाहिए। अगर आपने एग्जाम्पल सारे ईमानदारी से किए होंगे तो आपको अभी तक काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि हम कहीं पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और सरफेस चार्ज डेंसिटी और चार्ज या कुछ भी दिया है, चार्ज डेंसिटी किसी भी फॉर्म में दी है, तो हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट है। चलिए थर्ड ऑप्शन क्या था, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास व्हाट इज द फील्ड इनसाइड ईच कैविटी। तो अगर इस कैविटी के अंदर देखूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिंपली पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लग जाएगा। इस कैविटी के अंदर किसी पॉइंट पे देखूं तब भी पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लग जाएगा। तो फर्स्ट कैविटी के अंदर आ जाएगा ई, ए वाली कैविटी के अंदर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है कैविटी के अंदर, क्यू ए, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगाना है तो क्यू ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर कैप। बट ध्यान रखिए आर शुड बी लेस देन ए, क्योंकि R इज ग्रेटर देन A पे तो कैविटी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन केवल कहां तक लाई करेगा, R इज लेस देन A तक। और EB का फॉर्मूला सिमिलरली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB अपॉन R स्क्वायर, R कैप। और ये भी कितना आएगा, R इज लेस देन B, राइट है, क्योंकि B से बाहर तो वो कैविटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। फोर्थ ऑप्शन क्या है, व्हाट इज द फोर्स
on QA and QB, right? So it should be like what is the force on QA due to QB, right? So QA due to QB, देखिए QA QB पे फोर्स नहीं लगा सकता क्योंकि वो डिफरेंट कैविटीज में रखी हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, तो इसलिए फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन इज फोर्स ऑन QA एंड QB इज इक्वल टू 0। So one charge in one cavity does not affect the existence of other charge in other cavity. Okay, so वो दोनों आपस में totally independent है। तो हमारे पास next example है, and this is most important example. You should consider it. A metal sphere of radius capital R carrying charge Q is surrounded by thick concentric metal shell. इनर रेडियस बोला A है और आउटर रेडियस B है, करेक्ट है। एंड द शेल कैरीज नो नेट चार्ज, शेल के पास अपने आप में कोई चार्ज नहीं है बोला। फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिमिलरली R पे, A पे, B पे हमें पोटेंशियल एट द सेंटर यूजिंग इन्फिनिटी एज अ रेफरेंस हमें ये कैलकुलेट करना है। नाउ आउटर सरफेस इज टच टू ग्राउंड वायर which lowers its potential to 0. How do your answer first and second change? That we will see when we have the answer first and second. तो क्वेश्चन में गिवन है कि मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस आर, तो ये रेडियस आर का मेटल स्फीयर है हमारे पास, ओके। उसके बाद बोला हुआ है विच है चार्ज क्यू, तो जैसे ही इस स्फीयर को अगर हम चार्ज क्यू देंगे तो सारा का सारा चार्ज उसके कहाँ आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं होगा, क्योंकि हमने बता दिया था आपको कि जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर को जैसे ही चार्ज देते हैं सारा का सारा चार्ज कहाँ जाएगा, सरफेस में। कितना चार्ज आएगा, क्यू चार्ज आ जाएगा, क्लियर है। उसके बाद मैं बात करूं इस पॉइंट पे, और उसने कहा जो कॉन्सेंट्रिक मेटल शेल है जिसकी रेडियस इनर रेडियस A है, तो ये इनर रेडियस A है और ये आउटर रेडियस B है, करेक्ट है। उसने कहा द शेल कैरीज नो नेट चार्ज, इस शेल के ऊपर कोई भी नेट चार्ज नहीं है। इन दैट केस इस पे कितना चार्ज होगा, देखिए अगर इस पे प्लस क्यू है तो आप इस तरीके से समझिए कि ये शेल एक कंडक्टिंग स्फीयर था, उसके अंदर से बहुत बड़ी कैविटी हमने निकाल दी और उसमें हमने क्या डाल दिया, एक स्फीयर डाल दिया, राइट। इंस्टेड ऑफ दैट पॉइंट चार्ज हमने उस पर स्फीयर डाल दिया, तो ये कैविटी है। ये रीजन क्या है, जो ये ग्रीन कलर से हाईलाइटेड रीजन है, कैविटी है। कैविटी के अंदर हमने क्या डाल दिया, स्फीयर डाल दिया, तो क्या होगा, और इस स्फीयर के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है, तो क्या हो जाएगा, उस स्फीयर के ऊपर प्लस क्यू चार्ज है तो इसकी इस वाली सरफेस पे कितना चार्ज डेवलप हो जाएगा, माइनस क्यू चार्ज डेवलप हो जाएगा, क्लियर है। अब उसकी वजह से, क्योंकि उसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस हो गया है और शेल के पास अपना कोई चार्ज था ही नहीं, राइट, शेल के पास तो कोई चार्ज नहीं था, तो इसलिए यहां कितना चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, फिर उस वजह से यहां प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा। आपको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए, क्लियर है बात आपको। यहां पे ये प्लस क्यू चार्ज आ जाएगा, क्योंकि अभी भी अगर आप देखेंगे तो शेल के पास कितना चार्ज है, ये प्लस क्यू है, अंदर माइनस क्यू है, दोनों को सम करेंगे अभी भी कितना है, 0 है। लेकिन चूंकि अंदर वाले स्फीयर ने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया और यहां शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या होना था, 0 होना था, तो शेल ने इस तरीके से चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट किया कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर को आए, क्योंकि अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रहा था, और वो तब तक रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने चार्ज को जब तक उसके शेल के अंदर इस वाले रीजन में जो येलो कलर से हाईलाइटेड है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ना हो जाए, ठीक है ना। तो ये चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसने पूछा हुआ है फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी एट आर, तो फर्स्ट चीज हमें निकालनी है दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी एट आर। तो सिग्मा आर क्या हो जाएगी, जितना चार्ज है डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, तो चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है आर पे, और ये आ जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ओके, सिग्मा ए कितना आएगा, ए पॉइंट पे, ए वाला जो इनर सरफेस है स्पेरिकल सेल का, उस पे कितना चार्ज है, उस पे चार्ज है माइनस क्यू, राइट है, डिवाइडेड बाय 4 पाई ए स्क्वायर, राइट। टोटल सरफेस एरिया कितना है उसका, स्फीयर का सरफेस एरिया हमें पता है, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। सिग्मा बी कितना आएगा, सिग्मा बी वाली सरफेस पे, यानी कि बाहर वाली सरफेस पे कितना चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, डिवाइडेड बाय उसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा,
4 पाई b स्क्वायर। ओके, सो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब हमें निकालना है फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर यूजिंग इंफिनिटी एज अ रेफरेंस। ओके, सेकेंड, तो अब हमें पोटेंशियल निकालना है एट सेंटर पॉइंट ओ पॉइंट, राइट। ओ पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने का मतलब है कि हम इंफिनिटी से कोई चार्ज, यूनिट चार्ज उठा के लेके आए, इस पॉइंट पे रख दिया, राइट है। अब इस पॉइंट पे रखेंगे तो कितना कैसे आएगा वो हम देख लेते हैं। चलिए, सो अब हमें पता है कि जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है दैट इज रेफरेंस पॉइंट, उसने बोला इंफिनिटी लेना है, तो इंफिनिटी पे तो 0 हो गया पोटेंशियल टू r, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगा E डॉट dl। याद रखिए dl की वैल्यू आपको पता है, स्फीयर के केस में हम क्या ले रहे हैं, dr r कैप, क्योंकि हम रेडियल के थ्रू ही इंफिनिटी से चार्ज को सेंटर तक लेके आ रहे हैं, डिजायर्ड पॉइंट तक लेके आ रहे हैं। क्लियर है। बट चूंकि हमें सेंटर तक लेके आना है, तो सेंटर तक लेके आना मतलब ये अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, 0, रेडियस है ना, हमें लेके आना है और सेंटर पे रख देना है, तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट विल बी आवर पोटेंशियल। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब इस पूरे सेक्शन को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए, एक हमें इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड पता होगा, एक हमें इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड पता होगा, एक हमें इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड पता होगा, और एक हमें इस रीजन में। यहाँ पे 4 रीजन है, राइट। तो अगर मैं मेंशन करूं, दिस इज फर्स्ट रीजन, दिस इज सेकंड रीजन, दिस इज थर्ड रीजन एंड दिस इज फोर्थ रीजन। टू रीच दिस पॉइंट, टू रीच द ओरिजिन, हमें इन 4 रीजन से पास होना पड़ेगा, और चारों रीजन के पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग है, तो हम वैसे ही लिख लेंगे इसको। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस, हाँ, इंफिनिटी से सबसे पहले कहां तक आना है उसे, बी रेडियस तक, आउटर रेडियस तक, तो बी रेडियस तक आएगा। सो इसको मैं 0 लिख देता हूं। 0 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे सेंटर पॉइंट पे उसने पोटेंशियल पूछा हुआ है एट द सेंटर, यानी कि आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, सही। तो पहले इंफिनिटी से बी आऊंगा, दैट विल बी माई ई डॉट dl, और ई किस रीजन में, फर्स्ट रीजन में, तो मैंने फर्स्ट लिख दिया। उसको प्लस आना था लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस आएगा। अब बी से मैं कहां तक जाऊंगा, ए तक जाऊंगा, E इन सेकेंड रीजन डॉट dl माइनस बी। अब A से मुझे कहां तक जाना है, A से लेकर मुझे, अभी मैं B से लेकर A तक चला गया, अब A से लेकर मुझे कैपिटल R तक जाना है, तो A से कैपिटल R, तो ये आ जाएगा E डॉट dl, करेक्ट है। ये थर्ड रीजन में आ गया, माइनस, एक्चुअली प्लस आना था लेकिन बाहर माइनस साइन है तो उसकी वजह से माइनस आ जाएगा। ये ई फोर्थ रीजन डॉट dl आ गया हमारे पास, राइट है। और कहां से कहां तक, r से लेकर 0 तक। क्लियर है। तो हम पहुंच गए इंफिनिटी से लेकर 0 तक, अलग अलग रीजन में अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड है। सबसे पहली बात क्लियर कर दें तो 2 जगह तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ही पता है कितना है। इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूं, सेकेंड रीजन में अगर मैं बात करूं, ई सेकेंड कंडक्टर के अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0, क्लियरली, क्योंकि ये येलो कलर का जो शेड है वो कंडक्टिंग शेल है, थिक कंडक्टिंग शेल है, तो उसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, वो हम क्लियर कर चुके हैं, राइट। कंडक्टर की यही प्रॉपर्टी है जो अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहेगा, 0। तो चार्ज अपने आप को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब चार्ज की जिम्मेदारी है कि वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करे कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहे। और यहां पे भी फोर्थ रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहने वाला है, 0, क्योंकि वो भी कंडक्टिंग स्फीयर है। तो यानी कि ये वाला इंटीग्रल भी 0 हो गया और ये वाला भी 0 हो गया, तो हमारा काम आसान हो गया। अब हम फर्स्ट रीजन में लिखेंगे कि फर्स्ट रीजन में कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फर्स्ट रीजन में कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए फर्स्ट रीजन के लिए कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर का अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करूं, आप ध्यान से देखिए कैसे निकलेगा। गॉसियन सरफेस बनेगा, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर क्या आएगा, Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q एनक्लोज्ड कितना है इस पॉइंट के अंदर, प्लस Q इस सरफेस पे है, माइनस Q ए वाली सरफेस पे है, और प्लस Q इस सरफेस पे, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास, Q प्लस Q माइनस Q, दैट विल बी Q। सो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर आर कैप। ओके, थर्ड रीजन की बात करें तो थर्ड रीजन के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, देखिए Q चार्ज एनक्लोज्ड है, देख रहे हैं आप इस पूरे स्फीयर में। इस अगर मैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाऊं तो थर्ड रीजन में Q चार्ज एनक्लोज्ड है, तो Q चार्ज एनक्लोज्ड है, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड थर्ड रीजन में कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर आर कैप।
इन वैल्यूज को वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू माइनस, हाँ आएगा इन्फिनिटी टू b, राइट, फर्स्ट रीजन में लिख लेंगे तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास r कैप dr r कैप, dl की वैल्यू सबको पता है, ओके। और थर्ड रीजन लिखना है तो माइनस a टू r, और ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर, और ये r कैप आ जाएगा ये dr r कैप। क्लियर है? चलिए अब इसको हम करेंगे, r डॉट r कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे भी r डॉट r कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा इन्फिनिटी टू b, ये आ जाएगा dr अपॉन r स्क्वायर, करेक्ट है, माइनस, और ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा a टू r, ये भी आ जाएगा dr ओवर r स्क्वायर, करेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, जस्ट इंटीग्रेट करना है, तो माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सबसे कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन r, लिमिट कहाँ से जाएंगे इन्फिनिटी से b, इसके पास कितनी बचेंगी माइनस 1 अपॉन r, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएंगी a टू कैपिटल R, लिमिट से रख दीजिए, तो ये आ जाएगा माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन b, माइनस लोअर लिमिट दैट इज माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी दैट इज 0, प्लस अपर लिमिट रखेंगे तो माइनस 1 अपॉन r, और लोअर लिमिट रखेंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन ए, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज एट O पॉइंट, राइट, सेंटर पे 1/r दैट इज q बाई r माइनस q अपॉन a प्लस q अपॉन b, ओके। सो ये आ गया हमारे पास सेंटर में कितना पोटेंशियल है, तो ये हमारे पास इनर स्फीयर था, ये हमारे पास आउटर रिंग था, ये राइट है। सो तो ये हमारे पास आउटर रिंग है जो ये रेड कलर से शेडेड है, ओके, और ये हमारे पास इनर स्फीयर था, राइट। इसके ऊपर कितना चार्ज था इनर स्फीयर के ऊपर, इसके ऊपर था प्लस q चार्ज, इनर जो रेडियस थी उसके ऊपर माइनस q चार्ज, और इसके ऊपर प्लस q चार्ज था, राइट। तो इस पॉइंट पे, सेंटर के पॉइंट पे इतना पोटेंशियल हमारे पास आया, ओके। इस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट मेथड होता है, इम्पॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है इस चीज को। देखिए आप बिना सॉल्व किए इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। जब स्पेरिकल ज्योमेट्री हो और इस तरीके की कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स रखे हों तो स्पेरिकल पोटेंशियल को आप इजीली लिख पाएंगे, राइट। इस तरीके के पोटेंशियल को आप इजीली लिख पाएंगे इवन विदाउट डिराइविंग दिस, ओके। तो उसके लिए ध्यान क्या रखना है, जिस पॉइंट पे आप पोटेंशियल निकाल रहे हैं, राइट, पॉइंट एट विच पोटेंशियल इज रिक्वायर्ड, राइट। तो पहला पॉइंट, इफ इनसाइड कंडक्टिंग स्फीयर, अगर वो कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर है, देन टेक रेडियस ऑफ स्फीयर। मैं समझाऊंगा इसका मतलब क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर, राइट, दैट स्फीयर, राइट। सेकेंड, इफ आउटसाइड कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर से मतलब स्पेरिकल शेल या कोई भी शेप हो, कंडक्टिंग शेप है, स्पेरिकल शेप है, इन दैट केस टेक ओरिजिनल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम सेंटर। तो इस तरीके के कॉन्सेंट्रिक जब स्फीयर दिए हुए होंगे उस तरीके के कंडीशन में आप इसको यूज करके पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ये क्या बोलना चाह रहा है, ध्यान से समझिए। ये बोल रहा है कि जिस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल चाहिए, अगर वो पॉइंट किसी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर है तो आप उसकी रेडियस लीजिए। कहां रेडियस लेना है मैं बताऊंगा।
देखिए पोटेंशियल का फॉर्मूला हमेशा स्फेरिकल के इस तरीके की केस में हमेशा ये होगा 1/ε0 q बाई डिस्टेंस। ध्यान रखिए मैं इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूं। तो टेक ये डिस्टेंस को रेडियस ऑफ स्फीयर ले लीजिए। अगर वो आउटसाइड कंडक्टिंग स्फीयर है तो ओरिजिनल डिस्टेंस ले लीजिए जो सेंटर से है। मैं एग्जांपल लेता हूं। सबसे पहले इसके लिए प्रॉब्लम लिखते हैं, इसके लिए सॉल्यूशन लिखते हैं इस प्रॉब्लम को यूज करके। देखिए हमें ओरिजिन पे निकालना था तो हमारा v नेट क्या हो जाएगा ओरिजिन पे, ध्यान से देखिए। देखिए 1/4πε0 तो रहेगा ही रहेगा। अब बात करते हैं ये q स्फीयर पे जितना चार्ज है, ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट पे हमें निकालना था तो अब इसको लगाइए। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्लियर हो गया जिस पे हमें निकालना है। अब है इनसाइड द स्फीयर है तो रेडियस लेनी है, आउटसाइड है तो ओरिजिनल डिस्टेंस लेनी है। देखिए अब ये वाला जो पॉइंट है वो इस स्फीयर के अंदर है कि नहीं है, स्फीयर के अंदर है। इसका मतलब क्या हो गया, हमें क्योंकि अगर इनसाइड कंडक्टिंग स्फीयर है तो टेक रेडियस, मतलब इसका चार्ज ले लो तो ये प्लस क्यू आ गया, डिवाइडेड बाय इसकी रेडियस ले लो तो इसकी रेडियस क्या थी, कैपिटल आर आ गई। ये इसकी वजह से हो गया प्लस 1/4πε0 क्योंकि इसमें 3 स्फीयर टाइप सरफेसेस थे, राइट। इस बी वाले की बात करते हैं। जो हमारा डिजायर्ड पॉइंट है ये बी वाले के अंदर है या बाहर है, ऑब्वियसली अंदर है। अंदर है तो क्या लेना है, रेडियस को लेना है, रेडियस लेना है। लेकिन चार्ज क्या है स्फीयर का इस समय, -q डिवाइडेड बाय उसकी रेडियस क्या है a, करेक्ट है, प्लस 1/4πε0। बताइए अब बाहर वाला बच गया, उस पे चार्ज कितना है q। अब ये बताइए बाहर वाले स्फीयर के लिए ये पॉइंट अंदर है या बाहर है, अंदर है। अगर अंदर है सो इन दैट केस हमें क्या लेना है, रेडियस ऑफ द स्फीयर। इसकी रेडियस कितनी है, चार्ज इस पे प्लस q है और रेडियस है b, तो ये आ जाएगा। देखिए 1/4πε0 आप कॉमन ले लीजिए, इसमें से कॉमन लेंगे तो आपके पास एग्जैक्टली यही रिलेशन बचेगा। आपको कुछ नहीं करना था इस प्रॉब्लम में, ठीक है। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। सपोज कीजिए कि हमारे पास ये स्फीयर हैं, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं, राइट। ये शेल है, एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम है, लेकिन अब की बार क्या है, ये शेल है हमारे पास, ये आउटर शेल है और ये इनर स्फीयर है, राइट। लेकिन इस बार क्या बोला है उसने कि हमें इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, v इस पॉइंट पे निकालना है। तो यहाँ पे तो प्लस q है, इसकी सरफेस पे माइनस q है, इसकी सरफेस पे प्लस q है। तो बताइए इसमें पोटेंशियल क्या होगा एट p पॉइंट। तो v एट p पॉइंट कैसे निकालेंगे, एक मेथड तो ये है कि आप वही ये इंटीग्रेशन पूरा सॉल्व कीजिए, यहां से स्टार्ट होगा यहां पे जाके खत्म होगा। दूसरा मेथड ये है कि आपको हमने यहाँ पे बता रखा है, क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या है, ये है। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, तो सबसे पहले हम 1/4πε0 तो देखिए कॉमन है तो ये तो बाहर लिख लेंगे। अब अंदर क्या बचेगा, तो सबसे पहले स्फीयर की बात करते हैं। इस वाले स्फीयर के केस में अगर मैं अंदर वाले जिसकी रेडियस r है इसके स्फीयर के केस में बात करूं तो ये वाला जो पॉइंट जिसपे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाले वो उससे बाहर है। तो अगर आउटसाइड है कंडक्टिंग स्फीयर के तो टेक ओरिजिनल डिस्टेंस, मतलब कि इसकी डिस्टेंस अगर स्मॉल r है सेंटर से तो टेक दैट डिस्टेंस, तो चार्ज डिवाइडेड बाय r, सिंपल। ओके अब हम बाहर वाले पे आ जाते हैं। तो बाहर वाले पे चार्ज कितना है, -q, तो -q डिवाइडेड बाय। अब -q वाले के तो अंदर है ना ये पॉइंट, इस स्फीयर के तो अंदर है। अगर स्फीयर के अंदर है कंडक्टिंग स्फीयर के, इफ इनसाइड कंडक्टिंग स्फीयर टेक रेडियस, तो रेडियस क्या है इसकी, ये बार इनर वाले की a है तो -q/a। बाहर वाले के लिए लिखेंगे तो +q/, क्योंकि बाहर वाले के लिए भी ये अंदर ही है, ये वाला पॉइंट अंदर है इसकी रेडियस कितनी है b, तो टेक रेडियस। तो हमने डायरेक्टली रेडियस ले ली स्फीयर की, b ले ली, ये हो गया हमारा p पॉइंट पे। आप चाहें तो जो हमने यहाँ पे फुल मेथड अप्लाई किया है उससे आप इस पॉइंट पे जो स्फीयर और शेल के बीच की जो रीजन है उस रीजन पे आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल के देखिएगा, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला आएगा। क्लियर है, आई होप ये ट्रिक आपके लिए काफी यूजफुल होगा।
नेक्स्ट टाइम अगर कोई ऐसे कॉन्सेंट्रिक स्फीयर का केस आता है और वहां पे पोटेंशियल अगर निकालना होगा, सो वी विल यूज दिस ट्रिक। तो इस ट्रिक को आप कहीं पे अपने फेयर नोट्स में एक अलग जगह पे लिख लीजिए, जहां पे आप अपना फेयर नोट्स बना रहे हैं, जिनको आप एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करने वाले हैं, बिकॉज ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हैंडी है, जो एग्जाम में हमें पोटेंशियल्स निकालने में काफी यूजफुल रहेगी। तो इसका हमने सेकेंड पार्ट सॉल्व कर लिया। अब थर्ड पार्ट है, if outer surface is touched to a grounding wire which lowers its potential to 0, how do your answer 1 and 2 change? Okay, so ये क्वेश्चन जो है इसका थर्ड पार्ट क्या है कि अब आउटर सरफेस को बोला हमने, अब हम थर्ड वाला पोर्शन लेते हैं। आउटर सरफेस को बोला हमने क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। तो देखिए ये हमारे पास आउटर सरफेस है, ये इनर है और ये उससे आउटर है, राइट। तो हमारा जो एक शेल ये है हमारी कंडक्टिंग और ये हमारे पास अंदर कंडक्टिंग स्फीयर है। उसने क्या किया कि यहाँ पे इसको बोला ग्राउंड कर दिया। ग्राउंड कर दिया, ग्राउंड करने का मतलब क्या हुआ कि इसका पोटेंशियल V कितना हो गया, 0 होगा। नेट पोटेंशियल कितना हो गया, 0। तो इसका पोटेंशियल अगर 0 हो गया, करेक्ट है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस पे सेम अमाउंट का चार्ज नहीं होगा जितना यहाँ पे होगा, राइट है, क्लियर है। तो आप ध्यान दीजिए, कई लोग क्या बोलते हैं कि इस पे चार्ज 0 हो गया, तो आपको ऐसा नहीं बोलना है, राइट। भले ही यहाँ पे ये 0 होगा चार्ज जब ग्राउंड करेंगे, लेकिन इस पे चार्ज 0 नहीं हुआ है, इसका पोटेंशियल 0 हो गया। चलिए अब मैं बात करता हूं यहाँ पे कि अगर इसका पोटेंशियल 0 हो गया है, तो अब मुझे बताइए, अगर मेरे को इस पॉइंट पे पोटेंशियल को लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, बताइए। इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या आएगा, पोटेंशियल एट बी पॉइंट, हमें पता है ये वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। और लेट से इस पे कितना चार्ज है, क्यू डैश चार्ज है, इस पे क्यू डैश चार्ज है, लेकिन इस पे तो माइनस क्यू चार्ज है और इस पे प्लस क्यू चार्ज है। अब ध्यान दीजिएगा, इस पे ऊपर प्लस क्यू चार्ज होना था, लेकिन चूंकि ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया तो अब चार्ज चेंज हो जाएगा, सो दैट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें ये निकालना है कि ये क्यू डैश अब कितना हो गया, जो नया चार्ज इसकी सरफेस पे आ गया जब हमने इसे ग्राउंड से कनेक्ट किया, तो अब कितना हुआ। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी कि बी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्लियर है। तो अगर बी पॉइंट पे पोटेंशियल 0 हो जाएगा तो अब हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल, एक मेथड तो ये है कि आप उस पूरे मेथड को कीजिए, दूसरा मेथड ये वाला है जो हमने आपको यहाँ पे ट्रिक बताई है, राइट। अगर आपको ये ट्रिक पता है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं बी पॉइंट पे। तो बी पॉइंट पे देखिए, बी पॉइंट पे बात करूं मैं तो इस अंदर वाले की वजह से बी पॉइंट बाहर है या अंदर है, एक्चुअली बाहर है, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, Q अपॉन इस अंदर वाले स्फीयर की वजह से कितना पोटेंशियल जनरेट होगा इस पॉइंट पे, क्योंकि ये आउटसाइड है तो हमें एक्चुअल डिस्टेंस लेनी है, राइट। तो टेक ओरिजिनल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, तो इस पॉइंट की यहां सेंटर से ओरिजिनल डिस्टेंस कितनी है, b है, तो ये आ जाएगा Q अपॉन b। ओके, क्लियर है। ओके, नाउ दूसरा कौन सा चार्ज है हमारे पास, ये माइनस क्यू वाला, तो माइनस क्यू अपॉन, अब देखिए माइनस क्यू भी इस पॉइंट के अंदर है, तो अगर इसके अंदर है तो हमें सेंटर से, इस माइनस क्यू वाला जो स्फीयर है इसके सेंटर से उस पॉइंट की ओरिजिनल डिस्टेंस लेनी है, वो भी b है, तो ये b हो जाएगा, क्लियर है। प्लस एंड हम लिख सकते प्लस क्यू डैश हमें नहीं पता क्या है, डिवाइडेड बाय, वो भी b ही आ जाएगी ओरिजिनल डिस्टेंस, तो ये कैंसिल हो गया। अब चूंकि ये 0 है तो क्यू डैश भी यहां से क्या आ जाएगा, 0, यानी कि आउटर सरफेस पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ओ सॉरी, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 0। अगर टोटल चार्ज 0 हो गया तो सिग्मा बी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि सिग्मा बी क्या था, जो भी बी वाली सरफेस पे जितना चार्ज होगा, अभी कितना था, क्यू डैश अपॉन 4 पाई बी स्क्वायर, राइट। तो पहला वाला आंसर तो ये चेंज हो गया। पहले वाले आंसर में हमें क्या पूछा था उसने कि क्या चार्ज डेंसिटी है, तो चार्ज डेंसिटी हमने निकाली थी। अब जब हमने उसे ग्राउंड कर लिया तो पहले वाले का आंसर तो हो गया 0। दूसरा वाला आंसर क्या था, दूसरा वाला आंसर था कि अगर चार्ज 0 हो जाएगा तो देखिए दूसरे वाले आंसर में ये बी वाला पर्सन में यहाँ क्यू नहीं रहेगा बल्कि क्यू डैश रहेगा, राइट। ये चीज क्या होगी, क्यू डैश, और क्यू डैश तो कितना है, 0 है, राइट। तो उस केस में केवल हमारे पास इतना टर्म बचेगा, तो यानी कि वी नॉट एट सेंटर हमारे पास कितना बचेगा, वी नॉट कितना बचेगा,
वी नॉट हमारे पास देखिए, अब इस पे हमें पता चल गया कि Q कितना हो गया, इस पे 0 हो गया। तो अब कैसे लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सेंटर पे हमें पोटेंशियल लिखना है। तो देखिए इसकी वजह से क्या है, इसके अंदर है तो हमें रेडियस लेना है, तो Q/R ले लिया। इसके भी अंदर है तो माइनस Q/ रेडियस लेना है, तो A रेडियस हो गया, तो ये हमारा पोटेंशियल हो जाएगा। क्लियर है? सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि हमने किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। हम इस तरीके की प्रॉब्लम और भी आपके साथ लेके आएंगे और हम उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, ये प्रॉब्लम आपके लिए एज अ प्रैक्टिस प्रॉब्लम रहेगा। प्रॉब्लम है, अ प्लस Q चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल R and outer surface of shell is connected to ground through potential V naught. Now remember here potential is V naught, okay? Don't put it 0. Ground से connect किया लेकिन through potential V naught किया है। सबसे पहले निकालना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होगा, और दूसरा निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट सम आर्बिट्री पॉइंट। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना है, पोटेंशियल भी निकालना है, दोनों चीजें आपको निकालनी है। तो ये प्रॉब्लम आपके लिए होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे।